So, very good evening to all of you and welcome back my YouTube channel. This side युत्कर्ष मिश्रा. हम आज स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर गवर्नमेंट एंड इट्स बजट. सो बेटा टुडेज डेट जब भी आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, आज जो हमारी डेट है वो है बेसिकली 27 नवंबर. आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारे ऑल द बेस्ट विशेस दे दूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम अपने बोर्ड्स की तैयारी को लेकर के यहाँ पे आपसे मिल रहे हैं और मेन रिस्पेक्टिवली बोर्ड्स को लेकर के प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं. तो आप सबको पता होगा जैसे कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल तमाम अदर बोर्ड्स के सर डेट शीट आ चुकी हैं एंड आईएससी की भी आ चुकी है. तो सर अब आप लोग प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो करके अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और बिल्कुल टारगेट करिए हर मार्क्स में अच्छे से परसेंटेज लाने को, जिससे कि आपको फर्दर स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक द गवर्नमेंट एंड इट्स बजट. सो गवर्नमेंट बजट यहाँ पे बात क्या करता है बेटा. गवर्नमेंट बजट यहाँ पे जो टर्म है ये दो वर्ड्स को मिला करके बनाया गया था. फर्स्ट टर्म इज गवर्नमेंट एंड द सेकंड टर्म इज अ बजट. गवर्नमेंट बजट इज द काइंड ऑफ इट्स अ बेसिक fundamentals or a basic monetary transaction financial statement which will created by any kind of government. Maybe it's a government of your country or any other country or any state or any local authority, which is basically created by the government for the future transactions, for the future expenses, to meet out all such given liabilities which are considering under any kind of financial years. Regarding what sir, regarding means that sir any kind of expenses and any kind of सर जो भी हमारे लॉसेज हैं उनको कवर अप करने के लिए सर हमारे के लिए क्या यूज़ होती है सर, गवर्नमेंट बजट. सो बेसिकली हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की एक समरी फॉर्मेट के बारे में. तो आई डोंट नो कि आप सबको चीज़ें पता है कि नहीं पता है, बट मैं आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सर जो हमारे देश का बजट है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लेकर के आती हैं. कौन लेके आती है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. कौन लाते हैं? निर्मला सीतारमन. सर कब लेके आती है? सर एवरी ईयर फर्स्ट ऑफ फेब को. एवरी ईयर कब बेटा? फर्स्ट ऑफ फेब को. बट बेटा इस बार 2024 में वन मोर थिंग इज इंटरेस्टेड इज दैट कि इस बार हमारे यहाँ पे साल में 2 बार बजट आया था. सर अभी तो आपने बताया कि सिर्फ फर्स्ट फेब को ही बजट आता है, बट नहीं सर, इस बार साल में 2 बार आया था. एंड सर इस बजट का नाम दिया गया था इंटरिम बजट. क्या नाम दिया था बेटा? इंटरिम बजट. इंटरिम बजट का मेन मतलब यहाँ पे क्या है सर? अ काइंड ऑफ अ बजट जो कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में आता है. कब आता है बेटा? किसी भी फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में आता है. इज नोन एज व्हाट? अ काइंड ऑफ अ इंटरिम बजट. तो बेटा हमारे देश में सबसे पहला जो बजट आया, यानी कि हर साल जो फाइनेंशियल ईयर में जो बजट आता है वो 1 फरवरी को आता है. उसके अलावा कोई भी अदर जो बजट आता है वो इंटरिम बजट के नाम से जाना जाता है. कौन निकालता है सर? हमारी कंट्री की फाइनेंशियल मिनिस्टर निकालती हैं. किस वजह से निकालती है? हमारे देश के अंदर फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हमें खर्चा करना है और कहाँ कहाँ हमारी इनकम मीट आउट होनी है, वो सब इसके अंदर कवर और कंसिडर होती है. सो देखिए यहाँ पे कम टू द मेन पॉइंट. द गवर्नमेंट बजट इज नॉर्मली प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द मंथ ऑफ फेब एवरी ईयर, जैसा कि मैंने भी आप लोगों से बोला. एंड बिफोर द बजट इज प्रेजेंटेड, जब भी बजट प्रेजेंट होता है तो उससे काफ़ी टाइम पहले लोग स्पेकुलेशन अंदाजे लगाने लगते हैं कि बेटा क्या चेंजेस आने हैं, क्या किन चीज़ों पर टैक्स बढ़ना है, किन चीज़ों पर टैक्स नहीं बढ़ना है, क्या किसी चीज़ के रेट सस्ते होंगे, क्या पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो कम होंगे, क्या सिलेंडर की जो बुकिंग है क्या भैया वो सब सस्ती होगी, या और तमाम अदर तरीके की जो चीज़ें वो इसके अंदर कवर और कंसिडर करनी जाती हैं कि सर आने वाला जो बजट है वो हम मिडिल क्लास के लिए, हम लोअर क्लास सेक्शन के लिए, बेटा हायर क्लास सेक्शन को ऐसे चीज़ उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट पड़ता उनको भी है. मैं ये नहीं कहूँगा नहीं पड़ता, बट पड़ता उनको भी. बट एज कम्पेयर टू हायर क्लास विद मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, it's a huge variance and it's a huge great impact over them, because बेटा वो वहाँ पर सफ़र करने वाला सेक्टर है सर, रोज़ कमाने खाने वाला सेक्टर है. उस पर्टिकुलर पर्सन के पास इतनी इनकम ही नहीं कि वो इस देश में टैक्स भर पाए, और उस तरीके की जो चीज़ें हैं सर जिससे इम्पैक्ट किससे पड़ता है? हमारे इस देश के पुअरर और मिडिल क्लास के सेक्शन में. अच्छा, इस चैप्टर में हम जो मेन पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम मेन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर का गवर्नमेंट का बजट और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब मेन क्या मकसद है हमारे सरकार का बजट लाने का, और उसके पीछे किस तरीके से सरकार हमारी काम कर रही है दिन रात. सर सबसे पहला टर्म आता है सर, क्या सबसे पहला टर्म आता है सर हमारा गवर्नमेंट बजट. क्या आता है सर? गवर्नमेंट बजट. सर गवर्नमेंट बजट बेसिकली क्या बात करता है, मैं फिर से बोलूँगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ समरी ऑफ इन आइटम वाइज इंटेंडेड द एक्सपेक्टेड रिवेन्यूज एंड अदर एक्सपेक्टेड रिवेन्यूज एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, जो ये बताता है कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च होना है, कहाँ कहाँ से पैसा आना है. हर साल 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए
लिए एक पर्टिकुलर बजट निकाला जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं समझाने की अगर कोशिश करूं तो मान लीजिए अगर इस बार 1 Feb 2024 को बजट रिलीज हुआ तो ये बजट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो होगी 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च 25 तक। यानी कि सर उसके बाद क्या संसद फिर आएगा 1 फरवरी 2025 में, उसकी एलिजिबिलिटी अलग होगी 25 से 26 तक रहेगी। सर इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट बजट इशू होता है। सर गवर्नमेंट जो है वो हर लेवल पे काम करती है, यानी कि सर वो सच काइंड्स ऑफ लेवल्स पे रहती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल, चाहे वो लोकल लेवल हो, उन सबके लिए एक बजट प्रिपेयर करती है जिसपे से जनरल पॉलिसीज क्रिएट करी जाती हैं। सर डे बाई डे काम किया जाता है और सर उस पर बेहतर तरीके से काम करके उसको रन और मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट बोलता है क्या बेटा, गवर्नमेंट इनकर्स वेरियस एक्सपेंडिचर, सरकार कहाँ का खर्चा कर रही है। सरकार खर्चा कर रही है हमारे देश में एजुकेशन पे, हेल्थ पे और तमाम अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे। लाइक सर जो हमारे देश के अंदर तमाम तरीके जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मेट्रोज बन रही, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रही, जो रोड्स बन रही, वो सब सर इसके अंदर कंसिडर और कवर करे जाते हैं। अब इसमें होता है क्या बेटा, हर बजट के अंदर दो साइडें होती है एक्सपेंडिचर साइड और एक होती है रेवेन्यू साइड। जो एक्सपेंडिचर साइड होती है वहाँ पर वो सारी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक ऑब्जेक्टिव, पब्लिक बेनिफिशियल के लिए काम कर रही होती है, पब्लिक ग्रोथ के लिए काम कर रही होती हैं, ताकि जिस पर सरकार अपना पैसा खर्च करेगी तो इसी पर्पज से तो खर्च करेगी कि हाँ भाई यहाँ हम खर्च करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यहाँ बिना खर्च करे तो सर वो किस तरह काम कर नहीं पाएगी। सर अगला क्या बोलता है सर कि थ्रू लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट एंड द वेरियस अदर सिविक बॉडीज एंड पीपल एक्सरसाइज देयर राइट्स टू नो टू स्पेंडिंग पब्लिक मनी एंड हाउ इट इज रेजिंग इट फ्रॉम देम एंड दिस अकाउंटेबिलिटी इज द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ द कंट्री इज मैनिफेस्टेड इन द गवर्नमेंट बजट। यानी कि सर जो हमारे देश का बजट है वो इस अंदर कवर और कंसिडर हो सकता है। अब बजट इज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, मैंने क्या बोला, बजट क्या, इट्स अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करती है कौन, हमारी देश की सरकार प्रिपेयर करती है। सर किन के लिए प्रिपेयर करती है, पब्लिक के खर्चों के लिए, पब्लिक के रेवेन्यूज़ के लिए, जिससे कि सर हमारी कुल मिला के देश में डेवलपमेंट हो सके। अच्छा हम बात करते हैं तो इसके सर तीन मेन फीचर्स होते हैं। कितने फीचर होते हैं बेटा, तीन मेन फीचर्स होते हैं। सर पहला फीचर क्या होता है, वन इट इज़ अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सपेक्टेड expenditures and various sources of revenues government. Second, it's related to financial year, and the third one is expenditure and sources of revenue and planned in accordance with the declared policy of objectives of the government. यानी सरकार जितनी पॉलिसी जो चाहेगी उसके बेसिस पे सर काम कर पाएगी। Now come to the structure of what, come to the structure ऑफ गवर्नमेंट बजट। सर स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी, सर किसी भी गवर्नमेंट बजट का सर दो मेन स्ट्रक्चर होता है बड़ा, द वन इज अ रिसिप्ट साइड एंड द सेकंड इज अ एक्सपेंडिचर साइड। बेटा आप भी समझो ना, अगर आप भी अपने घर में कोई बजट प्रिपेयर करते हो तो आपका भी दो ही मकसद होते हैं। क्या होते हैं सर, एक होते हैं रिसिप्ट साइड और एक होते हैं एक्सपेंडिचर साइड। सर रिसिप्ट साइड किस बारे में बात करती है, सर रिसिप्ट साइड इस बारे में बात करती है जहाँ से पैसा हमारे पास आ रहा है, एंड एक्सपेंडिचर किस साइड में बात करती है, सर वो चीज़ जहाँ से हमारे पास पैसा जा रहा है या जिन चीज़ों पर हम पैसा खर्च करेंगे। सर यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, इट्स अ काइंड ऑफ अ बजट जिसमें दिखा रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी है, कैपिटल रिसिप्ट इतनी है, तो उस हिसाब से टोटल रिसिप्ट कितनी हुई, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, और उन सब के बेसिस पे यहाँ काम होता है। अब रिसिप्ट जो होती है ना बेटा वो भी अक्सर दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है सर, दो टाइप की। कितने टाइप की, दो टाइप की। द रिसिप्ट्स आर ऑलवेज हैव अ टू काइंड, द फर्स्ट वन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द सेकंड वन इज अ कैपिटल रिसिप्ट। बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को याद करना बड़ा आसान है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इज द करंट इनकम receipts all the sources such as taxes, profits of all enterprises, grants, revenue receipts neither creates any liability and nor causes any reduction in the assets of the government। यानी कि सर जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो किसी भी तरीके की कोई एसेट को क्रिएट नहीं करती है और ना ही किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी को कम करती है। ठीक है, मतलब ध्यान से समझो, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, एक बात समझो, मैं फिर से बोलूँगा, आज आप अगर ये पेन बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस तरीके का होगा, ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगी और ना ही उससे आपका बेटा किसी भी हेड से, किसी भी तरीके से सर आपके एसेट्स को डिडक्शन होगा। यहाँ तक होप आप लोगों को क्लियर होगा। मैं फिर से बोलूँगा आप लोगों को, अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आप लोगों को वीडियो को देखने में, वीडियो को समझने में, वीडियो को सॉल्व करने में, वीडियोस बताए गए कंटेंट से किसी तरीके कोई आपके सजेशंस हैं तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करें, हम उस पर भी ध्यान देंगे और आपको उन कमेंट्स वाले क्वेश्चन और डाउट्स पर भी कंसिडरेशन करा जाएगा। सो नेक्स्ट कम टू इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर दैट देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द फाइनेंसिंग बाय एन इंडिविजुअल
by the financing of the government, and all individuals generally finance the current expenditure from his current income, and he borrows when his current income is not sufficient for his expenditures. मेरी बात ध्यान से समझना भाई, मैंने जैसे कि आपसे बोला कि सर हमारी जो रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं उनमें क्या चीज़ें आती हैं सर, उनमें एक चीज़ या तो इंक्रीज हो रही होती है या तो डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन साफ साफ बोला है, इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी एंड इट डजंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिडक्शन इन फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किस बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। किसके बारे में बेटा बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ करंट इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंड विच नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी एंड नॉर कॉजेज एनी काइंड्स ऑफ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दीज रिसिप्ट क्लासिफाइड इनटू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू किस बारे में बात करता है, टैक्स रेवेन्यू इट्स अ लीगल कंपलसरी पेमेंट। सर मैं फिर से आपको बताता हूँ, टैक्स रेवेन्यू क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ लीगल कंपलसरी पेमेंट बाय द पीपल एंड द फर्म टू द गवर्नमेंट, मतलब अ काइंड ऑफ अ टैक्स पेमेंट जो बेसिकली बेटा किस देश की जनता कर रही है, किसको, हमारी गवर्नमेंट को। सर ये टैक्स रेवेन्यू हुआ। सर टैक्स रेवेन्यू के बाद आता है क्या सर, इसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन देखिए, यहाँ बोलता है सर इट्स अ काइंड ऑफ इनकम टैक्स जो कि बेटा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे गिवन हो रहा है और वही आदमी उस इनकम टैक्स को पे ऑफ करेगा। वो सारे टैक्सेस भी दो टाइप्स के होते हैं सर, एक होता है सर अपना डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है सर अपना इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड ओवर द पर्सनस कैपेबिलिटी, पर्सनस कैपिटल, पर्सनस पर्सनल एसेट्स, इन सब चीज़ों पर जो सर टैक्स लग रहा है कौन सा है सर, हमारा डायरेक्ट टैक्स है। सर यहाँ तक कि इवन हम इसके वैसे एग्जांपल की बात करें तो काइंड ऑफ अ सेल्स टैक्स, काइंड ऑफ अ इनकम टैक्स, काइंड ऑफ अ अदर वेरियस टैक्सेस जो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर, वो हमारे डायरेक्ट टैक्स कंसीडर होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा बड़ा आसान है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है सर, क्या ध्यान रखनी है सर, इसका एक ही एग्जांपल है जीएसटी बस। सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में आया था, अरुण जेटली वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर वॉज नरेंद्र मोदी, अंडर द प्रेसिडेंट सुपरविजन लेंड प्रणब मुखर्जी था। ओके, ये बात भी आप क्लियर रखो, ये एक जनरल नॉलेज फैक्ट है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कराएगा। आइए क्या बोलता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो लायबिलिटी ऑफ पेमेंट है, जो क्या ऐसा लायबिलिटी ऑफ पेमेंट है वो डायरेक्टली फॉल होगी किस पे, किसी एक सेम पर्सन पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो इनकम कमा रहा हूँ, तो उस इनकम को पे ऑफ करने पर जो भी सर प्रॉफिट आ रहा है, जो भी मुनाफा आ रहा है, वो हमारा क्या होगा सर, इट्स अ काइंड ऑफ अ पेमेंट और लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स, यानी कि वो डायरेक्ट टैक्सेस जो सिर्फ हम ही को पे ऑफ करने, हम अपने नाम पे किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑल आर नोन एज व्हाट, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सच काइंड्स ऑफ टैक्सेस जो अपने नाम पे किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं और वही आदमी टैक्स का पेमेंट फुलफिल करेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो बेटा आप रिस्पेक्टेड कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल के शेयर कर सकते हैं कि सर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का आपको एश्योरेंस देते हैं। So here are some examples of direct tax and indirect tax also. The examples of direct taxes, the first one is what? Income tax, a kinds of a corporation tax, a kinds of a wealth tax, kinds of a gift tax. एज यू ऑल नो बेटा, आप सबके मदर फादर जॉब करते हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो इनकम टैक्स है। अगर आपके मदर फादर का बिजनेस है तो बेटा काइंड्स ऑफ अ कॉर्पोरेट टैक्स है। वेल्थ टैक्स जो आपकी संपत्ति पे, जो आपके फादर दादा के पास जो जमीन है, जो सब तमाम अदर फैक्टर्स हैं उन पर जो टैक्स लग रहा है वो हमारा वेल्थ टैक्स है ना। गिफ्ट टैक्स बेटा जो वो, जैसे कि हम केबीसी पे कोई चीज़ जीत के आते हैं या बेटा हमें कोई गिफ्ट में कोई चीज़ दे रहा है तो उस पर टैक्स लग रहा है। सर अब ये बताइए गिफ्ट पे कौन टैक्स लेता है? सर गिफ्ट तो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमें गिफ्ट पे बेटा कोई आपको गिफ्ट में डायमंड दे दे तो क्या वो टैक्स नहीं देके आया हो, क्या वो चुरा कर लाया हो? तो भैया गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स पे बेटा हम एग्जांपल दें तो हम कहेंगे इनको काट दो। अगर आपके पास कहीं भी कुछ गिवन हो, आप इनको भूल के बस एक ही नाम याद रखो, जीएसटी। ये बेटा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का पापा है और ये सब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कि अब कंसीडर नहीं किया जाता है। वन एंड ओनली जीएसटी इज कंसिडरिंग अंडर व्हाट, अ काइंड ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि आपको डिफरेंस बिटवीन गिवन है यहाँ साफ साफ मेंशन्ड है कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं भैया वो डायरेक्टली लेवी करे जाते हैं इंडिविजुअल फर्म के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं बेटा गुड्स एंड सर्विस वालों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सर इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इट कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। नेचर, दे आर नेचर एंड प्रोग्रेसिव, दे आर नेचर एंड प्रोपोर्शनेटली, they have a limited reach as they do not all sections of society but they covers all levels of society जिनकी रीच हो या
ना हो हमारे उस बिजनेस में तमाम तरीके से। अब टैक्स रेवेन्यू के बाद आता है क्या बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या आता है सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू सर क्या होता है सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू इट्स अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू जो सरकार को नॉन टैक्स के जरिए से आ रहा है, यानी सर कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के बेसिस पे आ रहा है। सर कॉमर्शियल रेवेन्यू क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ रेवेन्यू द फॉर्म ऑफ द प्राइस पेड बाय द पीपल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। द पीपल पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर सर्विसेज ऑफ रेलवे, पोस्टल स्टैम्प्स एक्सेट्रा। जो बेटा आप रेलवे से सामान ले रहे हो, टिकट ले रहे हो, जो सब चीज़ बेटा उस पर आप कमर्शियल रेवेन्यू दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, और उस पर सरकार कमर्शियल रेवेन्यू कमा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो बेटा आप मान लो पासपोर्ट फीस देते हो, या जो आप गवर्नमेंट फीस देते हो, या आप किसी भी गवर्नमेंट को ब्रेक करने में जो फाइन पेनल्टी भरते हो, चालान वगैरह, लाइसेंस फीस हो गई एंड परमिट्स हो गई, एस शीट्स हो गई। एस शीट सर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर आदमी की कोई प्रॉपर्टी थी, उसका कोई लीगल है नहीं था, और वो आदमी काफी टाइम से टैक्स नॉट पे नहीं कर रहा था, तो वो जो प्रॉपर्टी बेटा वो हमारी सरकार के हाथ में आ जाएगी, और सरकार के लिए वो एस्टेट प्रॉपर्टी बोली जाएगी। इंटरेस्ट रिसिप्ट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नाउ क्या आता है बेटा, नाउ आता है इसमें कैपिटल रिसिप्ट। क्या आता है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट। बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट भी आते हैं एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट भी आते हैं, ठीक है, बजट रिसिप्ट भी आते हैं। अब कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो दोज काइंड्स ऑफ रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉजेज एन रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी से जो गवर्नमेंट है जब उसके एसेट में कोशिश का क्रिएशन होता है और लायबिलिटी में डिक्रीजनेस आती है, तब सर हमारा कैपिटल रिसिप्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि सर हम बात करते हैं किस चीज़ की, सर मीन्स अ काइंड ऑफ अ बोरोइंग। बोरोइंग भी जो दो तरीके की, डोमेस्टिक है और एक फॉरेन है, मतलब एक्सटर्नल है। जब मान लो अपने घर वालों से ही पैसे लेके कोई काम करो, इट्स नोन एज फॉरेन और डोमेस्टिक। लेकिन आप घर के किसी बाहर के आदमी से लेकर के काम कोई कर रहे हो तो इट्स कंसिडरिंग अंडर व्हाट, इट्स कंसिडरिंग अंडर मीन्स एक्सटर्नल बोरोइंग। यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मीन्स व्हाट, अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट विच इज और वॉज क्रिएटेड बाय हमारी गवर्नमेंट जस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ लोन। बेटा हम जब भी किसी भी देश की गवर्नमेंट के पैसे रिकवर करने जाते हैं तो उस केस में सर हमको बेनिफिशियल तरीके से रन करना होता है, गुड्स को मैनेज करना होता है, और सर बहुत ही समझदारी से हमको अपने बिजनेस को हैंडल भी करना हो रहा होता है। सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, याद रखो बेटा, मैंने आपको एग्जांपल इससे पहले भी एक बार दे चुका हूँ मैं। उस एग्जांपल में साफ साफ मैंने बताया था कि बेटा हमारी कंट्री में एक एयर इंडिया नाम करके फ़्लाइट थी जो कि बेटा गवर्नमेंट की हुआ करती थी टाइम। अब गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया है। किसको बेच दिया है, अंबानी, नहीं अंबानी को नहीं, रतन टाटा जी को बेचा है। किसको बेचा है, रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा ने जब वो नेम फेम क्रिएट करने के बाद ही तो किसी बड़ी कंपनी से वो कार की फ्रेंचाइजी भी तो ले सकते हैं, चाहे वो उसका जो भी करें, चाहे वो किसी को दे दें, या वो कैसा भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक। नाउ कम टू द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज आर टू टाइप्स। एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट, एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज आर टू टाइप्स। द वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज ऑल्सो नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ प्लान एंड रेवेन्यू इज नोन एज अ नॉन प्लान। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर वो एक्सपेंडिचर जो हमारे लिए एसेट को क्रिएट कर दे, एसेट को क्रिएट कर दे, एंड सच एज अल्कोहल एंड हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, सुनाल, कैनाल्स एंड कैनाल्स के बाद रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा। ये सब जो सब चीज़ें हैं ये सरकार से खर्चा कर रही है, जिस पे एज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं गवर्नमेंट के कामों को बढ़ावा देने के लिए जो काम हो रहा है वो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। इस तरीके की बात यहाँ पे बताई गई है। आगे क्या बोलता है सब, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मैं फिर से एक बेसिक एग्जांपल पूछूंगा, क्या कोविड आया तो इसकी खबर कि किसी को 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले हो गई थी। इंडिया की बात हम करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। अब क्योंकि बेटा पाकिस्तान चाइना की बात नहीं करेंगे, अब क्योंकि बेटा इंडिया में जब कोई चीज़ प्लान नहीं करी हो तब जो खर्चा बेटा वो कौन सा बोला है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एंड प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसी के जस्ट रिवर्स, यानी कि सच काइंड ऑफ ऑपरेशन, सच काइंड ऑफ फेस्टिवल, जहाँ पर एक आदमी छोड़ के दूसरा आदमी को भी जा सकता है, और किसी भी तरीके का कोई भी इसमें रिक्रिएशन एंड रिक्रिएटिविटी वाली जो चीज़ें वो कंसिडर नहीं करी जाएंगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। अब बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लान एक्सपेंडिचर वो जो हमारे खर्चे कुल मिला के फिक्स हैं, बिना किसी मतलब ज़्यादा हम लोगों को इसमें माइंड नहीं लगाना है। और नॉन प्लान मतलब बेटा सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमारे फिक्स नहीं है। अब सर मैं फिर से बोलने वाला हूँ आपसे, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए बेटा, मान लो ये नवंबर चल रहा है, मे भी दिसंबर आने वाला है, ठीक है। अब बेटा दिसंबर में मान लो आपके कुछ खर्चे हैं, फीस है, बिल्स हैं, कुछ और ड्यूज़ हैं, ठीक है। हम कह दे रहे हैं इस तरह की कुछ चीज़ें क्या हमारे साथ प्लान है कि सर ये होनी होनी। अब बेटा क्योंकि दिसंबर चल रहा है, वैकेशन आएंगे, आप घूमने जाओगे, ठीक है। घूमने गए, घूमने जब आप गए तो सडनली क्या हुआ, आपके साथ वहाँ पर एक हुआ एक्सीडेंट, ठीक। अब उस
एक्सीडेंट में आपके खर्च हुए 16,000 रुपये लगभग। तो ये जो 16,000 खर्चा हुआ ये बेटा हमारा प्लान्ड है, नॉन प्लान्ड है। और यहाँ जो ये बेसिक खर्चे हमारे हो रहा है रोज के रोज, ये सर हमारे क्या है, नॉन प्लान्ड। यहाँ तक सभी लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से, बहुत हम आराम से लेके चल रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल भाग नहीं रहे, हम आपको एकदम घर के ऐसे समझा रहे हैं कि सर आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नाउ आता है क्या बेटा, जो बजट, अब इसको समझने के लिए बेटा हम यहाँ साइड में चलते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर सवाल क्या है कि सर जब आपका बजट है जो बेटा वो तीन तरीके की मेन कैटेगरी में, या तो बजट आपका सरप्लस होगा, क्या होगा बेटा, सरप्लस, या बेटा आपका बजट जो है वो बैलेंस होगा, या बेटा आपका बजट डेफिसिट होगा। सर ये कौन सा समय में क्या होता है, सुनो भाई, जब आप कुछ सामान लेने गए और घर वालों ने मान लो आपको बोला कि भैया 1,000 रुपये ले जाओ, जितने की भी मिले सामान उसमें जो बचे वो तुम्हारा, 1,000 रुपये का सामान था, 1,000 रुपये ले गए थे, 800 का सामान था, तो 200 जो आपके बचे वो किसके हो गए, अब आपके हो, तो आपके लिए सरप्लस है। 1,000 रुपये आप लेके निकले और 1,000 ही का ही सामान मिला, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या कंसिडर हुआ बेटा, बैलेंस्ड। एंड द लास्ट वन इज, आप 1,000 रुपये लेके तो गए थे, लेकिन जो सामान था मैडम वो 10,000 रुपये का था, कितने का था, 10,000 रुपये का। दैट का ऑल काइंड्स ऑफ बजट इज नोन एज बैलेंस, डेफिसिट एंड सरप्लस। आपको जैसे देखो स्क्रीन में दिख भी रहा होगा कि सर बैलेंस क्या है, जब आप 1,000 लेके गए थे, और 1,000 ही खर्च करके आए हो। सर डेफिसिट क्या है, जब आपके रिसिप्ट कम हो, यानी कि जब आप गए थे घर से निकले थे तो आप 1,000 रुपये लेके निकले थे, लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं जो एक्सपेंडिचर है या जो भी सामान था मतलब वो 10,000 रुपये का था, कितने का था, 10,000 रुपये का, कितने का था भाई, 10,000 रुपये का, ठीक। सर तो ये डेफिसिट हो गया, हमें अपने पास से पैसे सरप्लस लगाने गए, सर आप 1,000 रुपये लेके गए, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ 800 की थी, अब 200 आपने जो बचाए वो आपका क्या हुआ सर, सरप्लस बजट हुआ। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर होगा। नाउ बेटा आप आते हैं यहाँ पे मुझसे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज पे, किस पे आते हैं सर, स्पेसिफिक फॉर्मूलाज से। पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का एक ही फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। बस सर मैं नहीं कहूँगा आप चार याद करो, मैं कहूँगा सर आप इसको याद रख लो। रेवेन्यू रिसिप्ट का एक ही फॉर्मूला है सर, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। सर व्हाट अबाउट फिजिकल डेफिसिट, सर फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, सर फिजिकल डेफिसिट का पहला तो फॉर्मूला होता है, फिजिकल डेफिसिट इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, अनेम्ड बोरोइंग। यानी कि यार कहीं बोरोइंग गिवन है तो हमें फिजिकल डेफिसिट नहीं निकालना, हम डायरेक्ट बोरोइंग को ही रख देंगे और फिजिकल डेफिसिट हमारा निकल आएगा। बट फिर भी हम बात करें फॉर्मूले की, तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट, ठीक, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। व्हाट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इज इट क्लियर यू ऑल, इज इट क्लियर यू ऑल। आफ्टर दैट हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट सर क्या कहता है, फिर वही सेम चीज़ आ गई सर, दो सर क्या करें सर, आप तो इस तरीके बता रहे हैं, लग रहा है कि दो बार आप बताने वाले, नहीं नहीं नहीं, आपको एक ही करना है, बहुत है, सफिशियंट है आपके लिए। देन लास्ट वन बेटा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। इसका तो फॉर्मूला बड़ा छोटा है, इट्स नोन एज फिजिकल डेफिसिट और बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि सर वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट को हार्म कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को हार्म कर रही हैं, उनको रिलेट करने पे सर हमारा बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट कंसिडर होता है, ठीक। अब इसमें लिखा 3 वे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट्स अ फाइनेंशियल डेफिसिट, यानी कि किसी भी पार्टी से बोरोइंग कर लेना, किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से बोरोइंग कर लेना, या किसी भी अदर एक कंपनी से भी बोरोइंग कर लेना। इन 3 वेज से बेटा फाइनेंशियल डेफिसिट्स रिक्रिएट होते रहते हैं। अब इसी बजट को कंट्रोल करने के लिए बेटा एक बजटरी पॉलिसी बनाई गई। क्या, अरे बात समझना बेटा, बजट हम बना रहे हैं, बजटरी पॉलिसी, जो हमारी बजटरी पॉलिसी यानी कि जो फिजिकल पॉलिसी है, इसका काम क्या होता है सर, बजट के हिसाब से चलना है, बजट को लेकर के मैनेज करना, बजट के लिए न्यू न्यू पॉलिसीज क्रिएट करना, जिससे सर हम ये बता सकें कि सर हमारी किस तरीके की बजटरी की पॉलिसी और किस तरीके से हमारी बजटरी की जो पॉलिसी है वो रन और मैनेज हो पाएगी। यानी कि दोज आइटम्स ऑन विच द गवर्नमेंट कुड स्पेंड, यानी कि सबसे पहला पॉइंट बेटा आप भी तो सोचो कि आप बजट जब बनाओ तो आप सोचो ना किस पे आप खर्च करोगे, मतलब पैसे कहाँ उड़ाने हैं, भाई पैसे तो आपके पास बहुत हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप पैसे खर्च कहाँ करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, पैसे फिर आएंगे कहाँ से, चलो इस बार तो आप उड़ा लोगे कि आपके पास पैसे हैं, बट पैसे आएंगे कहाँ से, तो द आंसर टू
द फर्स्ट क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन द प्रायोरिटीज़। हमको हमेशा अपने प्रायोरिटीज़ वाले खर्चों को फुलफिल करना है, यानी कि जो ज़रूरी हैं, जैसे इकोनॉमिकल हुआ, सोशल हुआ एंड अदर प्रॉब्लम जो हमारे इस देश के लिए, हमारी इस कंट्री के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, एंड सर उन चीज़ों पे काम करना सर जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके। एंड सर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है सर, दूसरा पॉइंट सेज दैट कि सर हैज़ टू कंसीडर द वेरियस वेज टू रेज रिसोर्सेज शुड द पीपल बी टैक्सड मोर, यानी कि क्या सर हर आदमी से टैक्स ले करके हम अपना फाइनेंस मैनेज करेंगे या वो, तो आंसर बोलता है सर कंट्री को इस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि सर हमारी कंट्री के अंदर फिजिकल पॉलिसी जो है वो अच्छे से मैनेज हो सके। जैसे कि सर क्या बोल रहा है इसमें, सर इसमें बोल रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो हमारा खर्च हुआ है, जो पैसा हमारा लग रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर पर, गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है पैसा ऑन वाइड वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स लाइक हम बोलना चाह रहे हैं, अभी आप अगर आप किसी भी मेट्रो एरिया में है तो आज आप देख रहे होंगे वहाँ पे गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाई हुई है, रोड्स बनाए हुए हैं, सीवेज प्लांट अच्छे हो रहे हैं, गंगा जी को साफ़ करने की प्लानिंग हो रही है, यमुना को साफ़ करने की प्लानिंग हो रही है। सर वैसे तरीके जो खर्चे हैं जिनसे सर हमारे देश में अच्छे से सर ग्रोथ हो सके, उनकी इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट की यहाँ पे बात कही जा रही है। सर टैक्सेशन पॉलिसी भी जरूरी है सर, अगर टैक्सेशन नहीं होगा, अगर टैक्स ही नहीं रेज कर पाएंगे तो सर किसी तरह कोई काम ही नहीं हो पाएगा। सर पब्लिक बोरोइंग भी जरूरी है सर, हम पब्लिक जनता से बोरो नहीं करेंगे, कोई पैसे को रन नहीं करेंगे तो भी सर हमारे देश में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने लगेगी। सर देन बोलता है अदर मेजर्स, यानी कि रास्टिंग एंड प्राइस कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ वेजेस एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरियस गुड्स एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात और सब तमाम चीज़ों को मैनेज करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अच्छा कभी आपके मन में ये चीज़ आई होगा कि सर कोई भी देश या कोई भी घर बजट बनाता है तो क्यों बनाता है, तो किसी भी देश और किसी भी बजट को बनाने के पीछे का एक मकसद ये होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पहला तो ये होता है सर टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सर हमारे देश में वेरियस चीज़ें हैं बट उनको यूटिलाइज करने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो इसीलिए सरकार हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक बजट को लेके आती है ताकि हम अपने देश के अंदर होने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सके। जैसे कि अच्छी रेलवे सुविधा, अच्छी रोडें, अच्छी पीने की व्यवस्था, अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ एंड अच्छे एयरपोर्ट्स और अच्छे बस अड्डे एंड ऑल ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं सर टू रिड्यूस द इनकम वेल्थ एंड इनइक्वालिटी। बेटा आप हो अमीर आदमी, हम मिडिल क्लास के आदमी, कोई एक और होगा जो लोअर क्लास का आदमी होगा, हम चलो अपने आप को लोअर क्लास आदमी बोल दे रहे हैं। बेटा जो आदमी अपना अमीर है, जो आदमी अपना अच्छे से वर्क कर रहा है, जो आदमी अपना अच्छे से काम कर पा रहा है, वो आदमी किस तरीके से इस पर काम करेगा, किस तरीके से रन करेगा, उससे रिलेटेबल यहाँ पे चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। यानी कि सर जो आदमी अच्छे से काम कर लेगा तो उसके रन होने से, उसके ग्रोथ होने से क्या होगा सर, बेनिफिट क्या होंगे सर, हमारे सबसे अच्छी बात कि सर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से वो यूटिलाइज करो। अब आज आप अच्छे से अर्न कर रहे हो तो आज आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड ऑल चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हो, बट व्हाट अबाउट सर पुअर पर्सन। सर पुअर पर्सन राशन की शॉप से राशन खरीद रहा है जिससे कि सर उसको भी अच्छी चीज़ें मिल सकें। सिर्फ अमीर आदमी ही क्यों अच्छी चीज़ें खरीदे, इस बेनिफिट को कम करने के लिए, रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअरर को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स क्या लेकर के आती है सर, इस तरीके के बजट को लेकर आती है जिसपे सर वो पैसा खर्च करके और अच्छे से बेनिफिट कर सके और अच्छे से चीज़ों को रन या मैनेज कर सके। इज इट क्लियर यू ऑल, इज इट क्लियर यू ऑल। आफ्टर दैट इन एनी केस बेटा अगर आपको किसी भी तरीके का साउंड इशू या कुछ ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ उसके लिए आपको मैं पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ। इन एनी केस बाकी आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज वॉल्यूम में सुनेंगे तो मैं भी आपको वॉल्यूम सुनाई देगा, और इन एनी केस कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई है then it's okay. Then come to the third point. The third point is to provide unemployment. What? To provide employment opportunities, to remove unemployment, not employment. So एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने का काम, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि सर जो हमारी देश में कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट है उसका एक काम ये भी है बजट लाने का कि सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके। सर एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं पब्लिक सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट को प्राइवेट सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मल सेक्टर्स में, उन सब चीज़ों में भी इंक्रीज और एनहांस करने की बात यहाँ पे कही गई है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन प्राइस। बेटा सरकार को काफ़ी समय तक कुछ चीज़ों पर स्टेबिलिटी रखनी चाहिए किसी भी गुड्स में, चाहे लाइक वो कौन से गुड्स की यहाँ बात हो रही है, किन प्राइसेस की बात हो रही है। सर यहाँ पे बात हो रही है गोल्ड की, यहाँ पे बात हो रही है मेटल्स की, यहाँ पे बात हो रही है पेट्रोल्स की, यहाँ पे बात हो रही है अदर फ्यूल्स की, यहाँ पे बात हो रही है अदर गवर्नमेंट सर्विसेज के, जिनके प्राइसेस अगर स्टेबल रहेंगे तो हमारे देश में सर गरीब अमीर दोनों ही इस चीज़ को यूज़ कर पाएगा। एंड द पॉइंट इज व्हाट, टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे देश में आप भी जानते हो सरकार जो है वो बेटा मिलिट्री में खर्च करती है, जुडिशरी में खर्च करती है, लेजिस्लेचर में खर्च करती है, डिफेंस में खर्च करती
करती है, पुलिस में खर्च करती है। तो इन सब चीज़ों को में अगर सरकार नहीं पैसा खर्च करेगी, मतलब आप ऐसे समझो ना, पुलिस वालों को सैलरी हो, मिलिट्री वालों को सैलरी हो, हमारे देश के वीर जवानों की सैलरी हो, या हमारे जुडिशरी जजेस की सैलरी हो, सब कहाँ से आ रही है? हमारी गवर्नमेंट ही तो बेटा उनको पे ऑफ कर रही है, हमारी गवर्नमेंट ही तो उनको कंट्रीब्यूट करके दे पा रही है कि हम अपनी जेब से दे रहे हैं? जी नहीं। सो इन सब चीज़ों के लिए बेटा हमारे देश में बजट लाया जाता है और हमारे देश में बजट को यूटिलाइज किया जाता है। हियर्स अ शॉर्ट रिकैप इन एनी केस, किसी को इतनी बड़े एक पूरे चैप्टर को कहाँ से देखा, आगे कर दिया, 2x स्पीड में चला दिया है, जैसे भी चला दिया, उनके लिए ये शॉर्ट रिकैप है ताकि आपको एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ सके। तो चैप्टर का गो थ्रू करते हैं। तो पहला बोलता है गवर्नमेंट बजट जो है वो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हर साल हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर लेकर के आती है। कब? 1 फरवरी को, फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। सर जो बजट है उसकी दो साइडें होती है। कितनी साइडें होती हैं सर? दो साइडें होती है। वन इज द रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड इज द कैपिटल रिसिप्ट। जब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार अपनी ही कंपनी को बेच देती है या उससे पैसे निकाल लेती है या उसमें पैसे अब नहीं लगाती है, तो उसको प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट हम प्यार से कहते हैं। आफ्टर दैट बेटा जो गवर्नमेंट है वो हमारे एक्सपेंडिचर कर रही है किसी भी रेवेन्यू पे एंड कैपिटल पे या प्लान पे और नॉन प्लान पे, इन सब चीज़ों के उपरोक्त जो बातें आती है वो आता है क्या होता है? टाइप्स ऑफ अ बजट। तो बजट्स आर मेनली 3 टाइप्स। द वन इज अ बजट सरप्लस, द वन इज अ बजट डेफिसिट, द वन इज अ बजट बैलेंस। ठीक है। सो कम टू द 3 वेज बाय विच द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस डेफिसिट। कुछ ऐसे 3 तरीके जिससे कि सर गवर्नमेंट बजट जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बजट जब डेफिसिट में होता है तो उसको भी ओवरकम कर लेती। कैसे सर? बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड विदड्रॉइंग द कैश बैलेंसेस हेल्ड with the Reserve Banks of India and borrowings from the Reserve Banks of India। ये सब सर कुछ रिसोर्सेज थे जिनकी मदद से सर हमको सरकार जो है वो तमाम तरीके से गवर्नमेंट बजट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। आफ्टर दैट बोलता है क्या है बेटा? द सिलेक्शंस एंड द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस एंड देम इन ट्यून विद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। बेटा हमारी जो सरकार है वो इस तरीके से बजट्स बना के चलती है, पॉलिसीज लेके आती है। बजटरी बेसिकली बजटरी जो पॉलिसी लेके आती है उस पर्पज से लेके आती है ताकि हर पर्टिकुलर पर्सन उस बजटरी पॉलिसी से अपनी ट्विनिंग मेंटेन कर सके। जो सरकार बजट लेके आई है उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, किसी तरह कोई रिसोर्सेज को बेफिजूली यूज ना हो। सो द लास्ट एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट्स एंड बजटरी पॉलिसीज आर टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ inequalities, to provide employment opportunities and to ensure the stability in a price, to correct the balance of payment deficit and to provide the effective administration। बेसिकली इस देश के अंदर सुचारू रूप से सेवाएं चलाने के लिए हमारे देश को, गवर्नमेंट को, हमारे किसी भी चीज़ को बेटा बजट की नीड पड़ती है। और बेटा बिना बजट की हम बात करें तो इस देश के अंदर कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो ये था बेटा आज हमारा वन शॉट में एक चैप्टर जिसका नाम था गवर्नमेंट बजट एंड इंडियन इकोनॉमी। दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट एंड कंटेन्स लगभग 5 से 6 नंबर का वेटेज ये चैप्टर अपने आप में कंटेन करता है। एज पर CBSE and UP board and as per ISC it contains around 7 to 8 marks weightage for upcoming class 12th board examination March 2025। So wish you all a very best of luck। आप सब अच्छे से तैयारी करिए, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर इस जंग में लड़ेंगे और अच्छे मार्क्स ला करके इस बोर्ड्स को ख़त्म कर देंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलेंगे हम लोग इसमें, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।